अभी हो रहा है? Yes, sir. यस सर। ओके। सो एन्युटी का मतलब क्या है? अ सीरीज ऑफ पेमेंट और रिसीट। लेकिन यहाँ पे जो सीरीज है वो कैसी होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है, अमाउंट शुड बी इक्वल। अमाउंट शुड बी इक्वल। सेकेंड थिंग इज टाइम गैप। टाइम गैप शुड बी इक्वल। बस ये दो कंडीशन है एन्युटी के लिए। अगर ये दोनों हैं तो हम उसको एन्युटी बोल सकते हैं। अगर इनमें से एक भी कंडीशन वॉयलेट करती है, दैट मीन्स इट इज नॉट एन एन्युटी। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, आपको ये बताना है वो एन्युटी है या नहीं है। तो एग्जांपल लिया मैंने, ईयर 1 2 3 4 5। इसके अंदर मैंने पेमेंट किया है फर्स्ट ईयर की 1000, फिर 2000, 3000, 4000 एंड 5000। तो क्या ये एन्युटी है? No, sir. नो, नो सर। बिकॉज अमाउंट इज नॉट इक्वल। अमाउंट इक्वल नहीं है। सेकेंड केस, ईयर आपने लिया 1 2 3 4। रिसिप्ट फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 10,000 एंड फोर्थ ईयर में मिला 10,000। क्या ये एन्युटी है? No, sir. नो। अमाउंट तो इक्वल है, लेकिन एक ईयर ऐसा है वहां पे क्या आ गया? गैप आ गया। दैट मीन्स टाइम गैप इक्वल नहीं था। तो इस वजह से भी हम कह सकते हैं दिस इज नॉट एन एन्युटी। देन नेक्स्ट एग्जांपल, मंथ्स। मंथ नंबर 1 2 3 4। इसमें हमने पेमेंट किया 1000, देख रहे हो 1000 एंड 1000। अभी Yes, sir. यस, इट इज एन एन्युटी। दिस वन इज करेक्ट। तो थर्ड वाला जो हमारा केस है उसको हम ऑफ कोर्स एन्युटी बोल सकते हैं। तो दैट इज एन एन्युटी, बट फर्स्ट एंड सेकंड वाले केस दोनों एन्युटी नहीं है। तो एन्युटी का मतलब पहले क्लियर होना चाहिए कि अमाउंट शुड बी इक्वल एंड सेकंड थिंग इज टाइम गैप शुड बी इक्वल। अगर दोनों इक्वल है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तभी आप उसको एन्युटी बोल सकते हैं। अब एन्युटी के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स। तो एन्युटी का फर्स्ट पोर्शन, इसको हम लिखते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी, एंड सेकेंड वन इज एन्युटी ड्यू। एन्युटी ड्यू। अब ऑर्डिनरी एन्युटी का क्या मतलब है? ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब है कि जो भी हमारा पेमेंट है या रिसिप्ट है वो कब होगा? एट द एंड ऑफ द पीरियड। पीरियड। पीरियड के एंड में। मंथली है तो मंथ के एंड में, क्वार्टरली है तो क्वार्टर के एंड में, ईयरली है तो ईयर के एंड में। तो यहाँ पे जो भी कैश फ्लो हो रहा है हमारा, वो टाइम पीरियड के एंड में हो रहा है। जबकि एन्युटी ड्यू, या फिर हम इसको बैठ जा, नहीं जमेगा इधर, दोनों एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, दोनों का आवाज आएगा। ईयरफोन से नहीं होगा सर। सो ऑर्डिनरी, नॉर्मल सुना आपका बहुत देर तक। उधर रख देना, इधर से चल जाएगा, घंटे से ज्यादा नहीं चलेगा। से आवाज आ रही है एडिशनल मुकेश की आ रही है। सर मुकेश और दीप की सर। हाँ। सो ऑर्डिनरी और रेगुलर एन्युटी, दूसरा वाला है ड्यू और इमीडिएट एन्युटी। ऑर्डिनरी का मतलब हो गया जो भी पेमेंट या रिसिप्ट है वो कब होगा? एंड ऑफ द पीरियड। जबकि ड्यू या इमीडिएट के अंदर क्या होता है? पेमेंट या रिसिप्ट विल बी इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ये पीरियड के बिगिनिंग के अंदर ही होगा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है, ये हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि दोनों केस में फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता है। तो आपको क्वेश्चन में जज करना पड़ेगा कि एन्युटी कौन सी वाली है, बिगिनिंग वाली है या एंडिंग वाली है। तो अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है। ठीक
ठीक है, तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किसके बारे में है, ऑर्डिनरी के बारे में है या फिर ड्यू के बारे में। तो यहां तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब एन्युटी के अंदर हमारे पास अगेन फर्दर क्लासिफिकेशन हम करते हैं। तो एक तो आता है आपका प्रेजेंट वैल्यू, एक तो हम निकालते हैं क्या, प्रेजेंट वैल्यू। दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो दो चीजें हम एन्युटी में कैलकुलेट करेंगे, वन इज फ्यूचर वैल्यू एंड सेकेंड वन इज प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का क्या मतलब है, नाम से ही पता लग रहा है क्या होता है फ्यूचर वैल्यू, एनी आइडिया? amount to be received in future. यस, कि हमें फ्यूचर में कितना अमाउंट मिलेगा, अमाउंट टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, दैट इज नोन एज फ्यूचर वैल्यू। बड़ा ही सिंपल है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिख रहे हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। अब अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला अवेलेबल है। याद है किसी को फॉर्मूला, एनीबॉडी? Amount into 1 plus I raised to n upon I. 1 प्लस आई रेज टू पावर ऑफ एन। ओके, आगे N upon Minus I. minus one Minus divided 1 by I. 1 अपॉन आई, राइट। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर हम क्या बोलेंगे, ए मींस एन्युटी, ए का मतलब हो गया आपका एन्युटी। आई आपको पता ही है, रेट अपॉन 100, मतलब डेसिमल में आपने लिख लिया है इसको। एंड एन का मतलब हो गया आपका टाइम पीरियड। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेज फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹500। तो 500 की एन्युटी है, इज मेड एनुअली, डिपॉजिट कैसा है, एनुअली है, फॉर 7 years। तो टाइम पीरियड आ गया आपके पास 7 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 14% कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड एनुअली। तो आपको फाइंड आउट करना है फ्यूचर वैल्यू। तो सिंपली क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए में आपने लिखा 500, देन 1 प्लस आई की जगह पे 0.14 होल टू द पावर ऑफ एन कितना है 7 माइनस 1 एंड देन डिवाइडेड बाय 0.14। अब इसको सिंप्लीफाई करो एंड गेट द आंसर। 5,365. यस, परफेक्ट। तो 5,365 is the correct answer. ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? नो, बहुत ही क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ओके, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं चेंज होती है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कैसे होगा, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ₹200 is invested at the end of each month, at the end of each month। तो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान से समझना है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%, 6% पर एनम, कंपाउंडेड मंथली, कंपाउंडिंग हो रही है आपकी मंथली बेसिस पे। फाइंड आउट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्युटी आफ्टर 10th पेमेंट, आफ्टर 10th पेमेंट। तो फ्यूचर वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। अब देखते हैं किसका आंसर फटाफट सही आता है।
ऑप्शन में लिख देता हूं तब तक। 2144, 2544, then 2344, and D, none of these. None of these. None of these, एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है? सर 2045.60 सर 2045.60 यस, यस सर से दिस इज द परफेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन में आपको वैल्यूज पुट करनी थी। फ्यूचर वैल्यू में आपने पुट किया 200, तो अमाउंट एन्युटी में आपने पुट किया 200, देन 1 + i। तो i को कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथली में, तो i विल बी 6/12, तो ये आएगा आपका 0.5। तो 0.5% है बेसिकली, तो 0.5% हो गया, तो 1.005 होल टू द पावर ऑफ 10 - 1 डिवाइडेड बाय 0.005। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया एंड द रिजल्ट इज 2045.6। चलो नेक्स्ट करते हैं। अ बैंक पेज 6% interest compounded quarterly, compounded quarterly. So what equal deposit, what equal deposit have to be made at the end of, at the end of each quarter for 3 years if you want to have rupees 1500 at the end of 3 years। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है वो आपको समझना है पहले, और फिर आंसर देना है। ऑप्शन में इसके लिख देता हूं। 117.86, 115.01, 150.50 and none of these। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस सर 115.0 ओके। दो जनों ने ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया है, दैट्स ग्रेट। रिमेनिंग बाकी लोग भी फटाफट एक बार आंसर कर दें। तो क्वार्टरली है तो आपको सबसे पहले आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। 6/4 दैट इज 1.5%। एंड एन में हम कितना लिखेंगे? 3 इयर्स है, तो 3 इयर्स में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 12 क्वार्टर्स। तो फ्यूचर वैल्यू गिवन है 1500 इज इक्वल टू एन्युटी फाइंड आउट करना है 1 + सर बी 5%। यस, क्या कह रहे हो? बी ऑप्शन, यस सर ओके। चलिए, तो सबका आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। तो एन्युटी का अमाउंट आया है 115.01। तो इतना अगर आप क्वार्टरली डिपॉजिट कराते हैं, देन आपको 3 साल के बाद 1500 रुपये, 1500 रुपीज मिल जाएंगे। सर एक डाउट था सर। पूछो। सर जो आपने 10th पेमेंट वाला करवाया उसमें सर उसमें यस सर माय आल्सो सेम क्वेश्चन द अबव वन 10th वाला जो है ना 10th पेमेंट था ना तो लाइक उसमें आपने कंपाउंडेड मंथली बोला था ना तो ठीक लाइक है। 10 into 12 क्यों नहीं किया
एग्जैक्टली मैं उस क्वेश्चन में वेट कर रहा था, फिर मुझे लगा कि अच्छा क्या बात है, सबको समझ एक बार में कैसे आ गया। चलो अच्छा वो पूछ लिया, फिर मैं वेट कर रहा था इस क्वेश्चन के लिए, मैं कोई तो पूछ लो, कोई नहीं पूछ रहा था। चलो फाइनली दो जनों ने पूछ लिया। देखो ऑलवेज क्या होता है, आपको सेम ग्राउंड पे रहना है ना। अगर रेट मंथली है तो टाइम भी मंथली होना चाहिए, रेट ईयरली है तो टाइम भी ईयरली होगा, सब कुछ सेम ग्राउंड पे होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला 6% पर एनम, तो रेट को हमने कन्वर्ट कर दिया 0.5% पर मंथ, ओके। लेकिन क्वेश्चन ने क्या आपको 10 ईयर्स बोला है क्या? नो क्या सर, 10th क्वेश्चन ये पेमेंट बोला बोला। कि 10 ईयर्स? 10 पेमेंट। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, 10 पेमेंट। और पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? मंथली पेमेंट कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन ने आपको टाइम पहले से ही मंथ्स में दिया है। क्वेश्चन ने टाइम पहले से ही मंथ्स में दिया है, क्वेश्चन ने 10 ईयर्स सर नहीं। ये 10th इंस्टॉलमेंट। 10th पेमेंट है, और पेमेंट हम कैसे कर रहे हैं? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मतलब पेमेंट तो हमारा पहले से ही मंथली मोड में है। तो ऑलरेडी ये आपको मंथ्स में ही दे रखा है, ईयर्स में नहीं दिया है। तो हमें कन्वर्ट कब करना होता है? जब एक मिसमैच होता है तो हमें कन्वर्ट करना है। ईयर्स दिया होता तो फिर आप उसको कन्वर्ट करते, बट जब मंथ्स पहले से ही दे रखा है तो देयर इज नो नीड ऑफ कन्वर्शन। ठीक है, सर क्लियर? यहाँ पे वैसे 10th पेमेंट और 10th इंस्टॉलमेंट दोनों सेम होगा ना? दोनों मतलब सेम 10th मतलब है। इंस्टॉलमेंट में 10th होता तो। इंस्टॉलमेंट कह दो तो वो भी मंथली है, 10th पेमेंट कह दो तो भी एक ही बात है। बट 10th ईयर होता तो फर्क पड़ जाता, बाकी 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स मतलब हो जाएगा 10 × 12 to 120 मंथ्स, तो वो उस केस में होता। ऑलराइट, यस सर। यस ओके। सर। तो वर्ड पे बहुत ज्यादा हमें फोकस करना है, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं यहाँ पे। चलो अब अगर यहाँ पे क्वेश्चन में, जो भी हमने ऊपर ये क्वेश्चन देखा यही वाला सेम क्वेश्चन, एंड ऑफ द मंथ की जगह पे बिगिनिंग ऑफ द मंथ होता तो फिर क्या चेंज आएगा? तो जब भी अगर आपका एंड की जगह पे बिगिनिंग होता है तो उसको हम क्या एन्युटी बोलते इमीडिएट हैं? हो जाएगा। एन्युटी इमीडिएट हो जाएगा, मतलब आज ही इन्वेस्ट करना है, एक महीने का वेट नहीं करना है, मंथ एंड होने का वेट नहीं करना है, मंथ स्टार्टिंग के अंदर ही आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। तो मंथ स्टार्टिंग और एंडिंग में फर्क क्या पड़ता है? देखो, अगर हम इन्वेस्ट करते हैं, एक तो होता है 1 अप्रैल को आपने इन्वेस्ट किया, और दूसरा ऑप्शन है आपका कि आपने 30 अप्रैल को इन्वेस्ट किया। तो इन दोनों में फर्क क्या पड़ा कि 1 अप्रैल को अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो आपका इंटरेस्ट 1 अप्रैल से ही चालू हो जाएगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 1 अप्रैल से ही चालू हो जाएगा, मतलब अप्रैल मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर हमने 30 अप्रैल को इन्वेस्ट, चलिए तो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था ना। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर आपने 1 अप्रैल को इन्वेस्ट किया है तो अप्रैल मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपने 30 अप्रैल को इन्वेस्ट किया है तो अप्रैल का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज हमने पूरे मंथ में कोई इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं है। तो इसलिए तो जब हम बिगिनिंग में इन्वेस्ट करते हैं तो उस वन पीरियड का, एक पीरियड का आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसीलिए आपको इस फॉर्मूले के अंदर क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 1 + i के साथ में। तो क्या फॉर्मूला हम लिखेंगे इसका? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी 1 + i होल टू द पावर ऑफ n-1 अपॉन i। एंड इस पूरे फॉर्मूले को एज इट इज लिखा, लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 1 + i। बाकी प्लस सब सेम वन था, प्लस आई। जस्ट आपने क्या कर लिया? 1 + i से मल्टीप्लाई कर लिया कि एक पीरियड का आपको इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलेगा। एक्स्ट्रा क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने मंथ के स्टार्टिंग में, क्वार्टर है तो उसके स्टार्टिंग में, ईयर है तो उसके स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है इन केस ऑफ एन्युटी ड्यू या एन्युटी इमीडिएट। तो अगर आपका यही सेम क्वेश्चन जो आपका 10th पेमेंट वाला है, ये अगर बिगिनिंग में होता तो आपका आंसर कैसे आएगा वो कैलकुलेट करते हैं। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू 200, देन 1.005
टू द पावर ऑफ 10 माइनस 1। ये सब कुछ आपने एज इट इज किया है, बस लास्ट में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.005। तो जो आपका पहले वाला आंसर था 2045.6, उसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दोगे इससे, एंड उससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, 2055.8 2055.8 2055। यस, तो 2055.8। so this will be your final answer। तो क्वेश्चन की इंटेंशन को समझना जरूरी है। वर्ड हमेशा ऐसा लिखे कोई जरूरी नहीं है कि बिगनिंग है एंडिंग है, ये वर्ड आएगा ऑलवेज, कोई जरूरी नहीं है। आपको बस उसकी इंटेंशन समझ लेनी है। कभी वो ऑर्डिनरी लिखेगा तो कभी एंडिंग लिख देगा, कभी बिगनिंग लिखेगा तो कभी वो लिख देगा ड्यू या इमीडिएट। तो जैसा भी वर्ड है उसकी इंटेंशन को समझा और फॉर्मूला अप्लाई किया। सर एट द बिगनिंग एक बार कैलसी पे बता दो। एक और क्वेश्चन देता हूं मैं एट द बिगनिंग के लिए। जैसे क्वेश्चन में बोला कि अली invested ₹5,000 at the beginning of each year for 5 years. Find future value after 5 years if rate of interest is 10% per annum। अब ये आपको कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन ने मेंशन कर दिया है बिगिनिंग में है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, पहले आपने लिखा 5,000, फिर 1 प्लस आई कितना है 10%, 0.10, होल टू द पावर ऑफ एन इज 5 माइनस 1 अपॉन 0.10, एंड एट लास्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1.1 1 plus I। 0.1। यस, अब चेक करो क्या आंसर आ रहा है। 33,578.05। Yes sir, 33,578। यस सर सेम 33,000। Yes, sir. 578.05। 578. ओके, ये आ गया आपका फ्यूचर वैल्यू। ओके, तो फ्यूचर वैल्यू तो कैलकुलेट करना इजी है। यस सर ओके, देन नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। Next is invest rupees 10,000 every year starting from today for next 10 years. Rate of interest is 8% per annum compounded annually. Calculate future value of annuity, and एक टेबल वैल्यू भी क्वेश्चन ने दी है, गिवन 1 plus 0.08 to the power of 10 is equal to 2.15892500। ये टेबल वैल्यू भी क्वेश्चन ने दे दी है। नाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू सिंपली आपको फाइंड आउट करना।
So 1,44,865. 1,44,865. 1 lakh 1 lakh 156 454. The 1,56,40 156,000 45 454. 1,56,454. ओके सो 187. 454 और पहले एक दो आंसर आ रहे थे हमारे 144, तो कौन सा करेक्ट है? 1 lakh यस 1,56,000 बिकॉज 454. यहाँ पे क्वेश्चन ने क्या लिखा है, बिगिनिंग फ्रॉम टुडे, आज से ही शुरू करना है, मतलब बिगिनिंग से ही शुरू करना है। सो इट इज एन्यूटी ड्यू, एन्यूटी इमीडिएट, आज से ही शुरू करना है मतलब ये इमीडिएट है। तो इमीडिएट है तो इसलिए लास्ट में 1+i करना जरूरी है। जिसने 1+i नहीं किया उनके फिर आंसर 144 आ रहा है, और जिसने 1+i कर दिया उनके ये परफेक्ट आ रहा है। ओके चलो यहां तक तो समझ आ गया। अब दूसरा जो पोर्शन आता है दैट इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू तो एकदम इजी है। Yes, sir. ओके हाँ सर Yes, sir. तो बहुत सी बार ऐसा फोबिया, पता नहीं मैंने क्यों देखा, एन्यूटी के नाम से डर लगता है, फिर एन्यूटी तो नहीं होगा हमसे, कैलकुलेशन नहीं होगी, और ऐसा मतलब बहुत सारे फोबिया देखे हैं मैंने। बट मुझे लिटरली इसमें कुछ लगता ही नहीं है कि इसमें कुछ है ही नहीं, क्यों डर लगता है ना? इसे बार बार भूल जाते हैं, भूल जाता ये है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। हाँ तो भूलने का तो क्या सोल्यूशन है पता है, बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। रात को सोने से पहले 5 मिनट जो चीज भूल जाते हो उसको एक बार रिवाइज कर लो। 7 दिन तक ऐसा करना है, 8वें दिन से लेके आपको वो चीज याद रहेगी। सिंपल सा डॉक्टर वाला फॉर्मूला है, बीमार पड़ते हैं 5 दिन 10 दिन दवाई लेनी है रात को सोने से पहले, और उसके बाद ठीक हो जाओ। सेम चीज यहाँ पर भी है, रोज फॉर्मूला रिवाइज करूँ, 7 दिन तक रिवाइज कर लिया, उसके बाद आपको याद रह जाएगा। फिर भी नहीं रहता है तो डोज इंक्रीज कर दें, तो डोज इंक्रीज कर दो, कब तक इंक्रीज करनी है, जब तक वो याद नहीं रहने लगे, है ना? तो सिंपल सा फंडा है। चलो Okay, तो sir. अब बात आती है प्रेजेंट वैल्यू की। हाँ कोई कुछ पूछ रहा है ना? ओके सो प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अगर वर्ड सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू है, आगे कुछ नहीं लिखा है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि क्या एन्युटी की बात हो रही है कि नहीं हो रही है। प्रेजेंट वैल्यू हम और कैसे बोल सकते हैं, जैसे अपने सिंगल कैश फ्लो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1+i⁻n। ये फॉर्मूला देखा होगा कहीं पे, किसका फॉर्मूला सर है? Amount का है। Compound interest का Compound amount कंपाउंड का। interest का। इंटरेस्ट, फॉर्म का एग्जैक्टली, है ना? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो फॉर्मूला है, इसमें एक को हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू, कि फ्यूचर में हमें जो अमाउंट मिल रहा है दैट इज द फ्यूचर वैल्यू। और जो हम शुरुआत में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो हमारा प्रिंसिपल है, उसको आप क्या बोल सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू। फिर 1+i⁻n। अब अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करोगे, इस अमाउंट को या कह दो फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर देंगे हम किससे, 1+i⁻n। उससे क्या निकल गया आपका प्रेजेंट वैल्यू। इससे क्या निकल जाता है आपका प्रेजेंट वैल्यू। सिंपल सा फॉर्मूला है। बस अभी तक हमने एन्युटी को मिक्स नहीं किया है, लेकिन अगर हम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू का आपका ये फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है 5 लाख रुपए, 5 लाख, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% per annum, टाइम इज 3 years, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू। तो कितना आएगा ये कैलकुलेट करके बताओ। 3,55,890. 5,890। Yes, sir. कितना, 4,05,000, 3,55,890. 55,890. 55, ओके 355,890। तो ये आपने सिंपली फिगर्स पुट किए, आपका रिजल्ट आ गया।
तो जब तक एन्युटी मिक्स नहीं की तो आपने प्रेजेंट वैल्यू को डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया। ओके, ये सिंपल था। दूसरा, अब इसी पैटर्न को हम अप्लाई करते हैं धीरे धीरे एन्युटी के अंदर भी। पहले हम उसको टेबल से समझते हैं। ईयर नंबर 1 2 3 4, यहाँ पे हमने मान लो लिख दिया है हमारा कैश फ्लो कि हमें पैसा मिल रहा है 1 साल के बाद में। कितना मिल रहा है कि 1000 रुपीज मिल रहे हैं। तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। दैट मीन्स अगर आपको 1 साल के बाद 1000 रुपए मिल रहे हैं तो आज की डेट में उसकी वर्थ कितनी है वो हमें कैलकुलेट करना है। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है 10%। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सिंपली आपको क्या करना है, 1/1 + i⁻n। पहले आपको ये कैलकुलेट करना है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम इसको पहले फाइंड आउट करते हैं। क्या करना है? 1/1 + i⁻n। तो यहाँ पे आपने लिखा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और किस रेट से हम कर रहे हैं? 10% की रेट से कर रहे हैं, क्वेश्चन ने बोला है। तो फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे? 1/1.1। 1.1 क्यों? बिकॉज रेट इज 10%। तो 1/1.1, पावर तो 1 ही है आपका। तो कितना रिजल्ट आ रहा है? 0.9090। नाउ अब आपको क्या करना है? प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय दिस फैक्टर। क्या रिजल्ट आ जाएगा? 909.09। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू, दैट्स इट। अब मान लो आपको क्या हो रहा है, सेम 1000 आपको सेकेंड ईयर में भी मिल रहा है, थर्ड में भी मिल रहा है, एंड फोर्थ में भी मिल रहा है। तो अब हम पहले इसको टेबल से सॉल्व करना समझते हैं। तो आपने क्या किया, सेकेंड ईयर के लिए फिर से आपको फिगर निकालना है। तो इस बार हम पावर में क्या रखेंगे? 2। तो 1/1 × 2। तो कैसे निकालना है? कैलकुलेटर पे लिखेंगे 1/1 एंड इक्वल टू को 2 टाइम्स प्रेस करना है, 1 एंड देन 2। तो जैसे आप 2 टाइम 826 प्रेस किया तो 0.8264। थर्ड ईयर का निकालना है, एक बार और इक्वल टू प्रेस कर दो, बस थर्ड ईयर का आ जाएगा 0.7513। फोर्थ ईयर का निकालना है, एक और इक्वल टू प्रेस कर दो, फोर्थ ईयर का आ जाएगा 6830। और अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यू कैन मल्टीप्लाई 826.4, 751.3 एंड 683.0। और फिर आपने इसका टोटल कर लिया, तो टोटल आ जाएगा आपका प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी हमने जस्ट इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है। कल की क्लास में हम इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका और शॉर्टकट मेथड क्या है, और इस टेबल का भी एक यूसेज है जो आगे कुछ क्वेश्चन में हेल्प करता है। तो इसलिए हमको ये टेबल भी आनी चाहिए। तो दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी इकोनॉमिक्स वाली क्लास हम कंटिन्यू करते हैं। टाइमर आपका फिनिश होने वाला है, तो इकोनॉमिक्स की क्लास के लिए भी अभी हम कनेक्ट हो जाते हैं। जो इकोनॉमिक्स वाला लिंक है उसी के ऊपर।